प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी डैश में भी उच्च होंगे। तो किसमें उच्च नहीं हो सकते वो? सृजनशीलता में भी। ये आवश्यक नहीं है कि सृजनशीलता में भी वो उच्च हों। ओके, नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी बुद्धि लब्धि या बुद्धि जितनी तीव्र होगी, उच्च प्रकृति की होगी, तो सृजनात्मकता भी उच्च कोटि का होगा। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनशील बालकों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। तो ये हम नहीं कह सकते कि साहसी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो कैसे रखना चाहिए? तो सृजनशीलता के पोषण हेतु जो है एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसा रखना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, लिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है? तो क्या सहायक नहीं है? भाषण। ठीक है, तो सृजनात्मकता के विकास में खेल भी सहायक होते हैं, कहानियाँ भी सहायक हो, कहानी लेखन भी सहायक होता है, निर्माण संबंधी क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन भाषण देना उसके सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? नवीन परिणाम से। यानी जब हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारे सृजनात्मकता की पहचान होती है। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ये भी एमपी टेट में आ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? तो सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है, बाकी मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है और लचीलापन है, लेकिन अनुशासन सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, सृजनवाद में क्या होता है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो ये हमारा गलत है। शिक्षक केंद्रित होती है, ये भी गलत है। शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ये हमारा सही है। तो आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा प्रकृति पोषण विवाद, तो प्रकृति हमारी आनुवंशिकी से संबंधित होती है और पोषण हमारा वातावरण से संबंधित होता है। अतः आंसर हमारा डी राइट हो जाता है, आनुवंशिकी एवं वातावरण से। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है,
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो कौन सी होती है? डाउन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्रों में जोड़े होते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। संख्या पूछे तो 46, एक जोड़े मतलब दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 हो जाएगा। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये है गाल्टन। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या है? तो प्रकृति क्या है हमारी? जो बहुत नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारी जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जो वंशानुक्रम से हमको मिली हैं वो हमारी प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है। आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? तो यह एक किस विषय में है कि आर्जव मानता है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित है, मतलब ये आनुवंशिकता से प्रभावित है यानी प्रकृति से, और जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होती है, मतलब यह पालन पोषण से संबंधित है। तो ये किस प्रकार की प्रवृत्ति उपलब्ध कराती है? प्रकृति एवं पालन पोषण पर विवाद उत्पन्न करती है। ठीक, नेक्स्ट है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें क्या सत्य है कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये गुणात्मक होता है। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ओके, नेक्स्ट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किसका परिणाम हो सकती हैं ये? आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम होंगी, क्योंकि एक तो उसके माँ बाप अच्छे खिलाड़ी हैं और दूसरा उनको वैसा इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, तो अतः आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिक्स हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है? हमारा अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट, नेक्स्ट सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? तो भिन्न है मतलब विभेद है दोनों के बीच में। ठीक है, अतः आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। तो उत्तरदायी क्रोमोसोम्स, नर क्रोमोसोम्स बच्चे पैदा होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो नर क्रोमोसोम्स को हम XY से निरूपित करते हैं और मादा क्रोमोसोम्स XX होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? जैव और अजैव यानी जीवित चीज़ें, अजीवित चीज़ें सभी प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास किसका परिणाम है?
तो ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। द आंसर सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। तो विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी एक पर निर्भर नहीं करता, ये दोनों पर निर्भर करता है जहाँ भी आए। तो नेक्स्ट है मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण में अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। बालक की प्रथम पाठशाला है। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार होता है। ओके, नेक्स्ट है निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? अच्छा, क्या हेल्प करते हैं? उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो सार्थक अधिगम घटित नहीं होता। कंठस्थीकरण या स्मरण यानी रटने की प्रवृत्ति के द्वारा एक सार्थक अधिगम घटित नहीं होता, इससे बच्चों पे निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता नहीं है, ए नंबर है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है गेट्स के द्वारा। नेक्स्ट है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या होता है? वो अधिगम होता है। नेक्स्ट है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो सर्वोत्तम विधि क्या है हमारी? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस के कारण है? किस में विभिन्नता है? ये उनकी अधिगम शैलियों में विभिन्नता के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो बीजों का अंकुरण अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ये संकल्पना सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी पद्धति कौन सी होगी? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो सीखने का क्षेत्र क्या होता है हमारा? भावात्मक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से
कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो शिक्षक से संबंधित कौन है, क्या चीज़ है इसमें? ऑप्शन में हमारे विषय वस्तु में प्रवीणता। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो सीखने की शैली का कौन सा उदाहरण है? चाक्षुष, यानी किसी चीज़ों को देखकर हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो अधिगम के संबंध में सही क्या नहीं है? कि अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, तो ऐसा नहीं है। अब व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, अतः क्या है ये? अधिगम समायोजन भी है, विकास भी है, परिपक्वता भी है। ठीक है, ये हमारा सही नहीं है, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रभावित करता है? तो कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रभावित करता है? तो चलना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में ये अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम है। तो ये किसने कहा था? यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। ठीक है, आंसर नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? स्किनर का है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टेट एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? तो अधिगम शैलियों में अंतर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, यानी वो जो आप बता रहे हैं तो उसके बारे में क्या विचार अपने रखते हैं, यह नीति उनमें अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो कौन से नहीं मानने चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, अतः यही हमारा आंसर हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया है क्योंकि अधिगम अपने सामाजिक वातावरण से भी सीखे जा सकते हैं और भी जगह से सीखे जा सकते हैं। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? ये थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिया था, लेकिन ये साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम इनसे संबंधित नहीं है, अतः आंसर ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट है, अधिगम में डैश का प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। जो सीखने के नियम दिए हैं तो उसमें सीखने का नियम भी एक प्रभाव का नियम भी एक नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। तो प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित हैं? तत्परता से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के साथ अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है हमारा?
सीखने के सादृश्यता नियम के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम कौन कौन से थे हमारे? तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था, अभ्यास का नियम था, लेकिन तनाव का नियम नहीं था। ठीक है, ये तनाव का नियम नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? तो ये बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है ये? तत्परता का नियम। तो प्रस्तावना जो दी जाती है हर चैप्टर के शुरुआत में ही, तो उससे बच्चों के अंदर एक तत्परता, पाठ के बारे में, एक पाठ को जानने के बारे में एक तत्परता उत्पन्न करता है। ठीक है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? ये थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो सीखने के नियम में कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? खेल का नियम सम्मिलित नहीं है हमारा। ओके, नेक्स्ट है जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। तो सफलता का जब एहसास कराता है तो वो प्रभाव का नियम के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के नियम का प्रतिपादक कौन है? हमारे थॉर्नडाइक। ओके, सी नंबर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बैंडूरा द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। ओके, नेक्स्ट है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो किसने बाल विकास अधिगम को महत्व नहीं दिया था? गुथरी ने। नेक्स्ट है एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सही नहीं है? कि निम्न में कौन सा सही है? तो निम्न में कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ओके, नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो किस सिद्धांत से संबंधित हैं? विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो युग्म सही नहीं है उसको छांटना है हमें। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव द्वारा दिया गया, ये भी सही है।
क्या सही नहीं है? तो सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण। ओके, तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, सही है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत भी व्यवहारिक सिद्धांत है, और पुनर्प्रबलन सिद्धांत भी हमारा व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव आवश्यक है, स्वक्रिया भी आवश्यक है, स्वचिंतन भी आवश्यक है। अतः आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो जीएन पियाजे जी ने वातावरण को आसपास से सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थांडाइक के बारे में। नेक्स्ट है थांडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ये किस शीर्षक से सिद्ध किया था? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था थार्नडाइक के द्वारा। ठीक है, जब अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यानी बार बार जब प्रयास करते हैं तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक जी ने किया था। ओके, नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित होने में किसकी डैश की प्रमुख भूमिका होती है? तो किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की। तो उद्दीपन की उपस्थिति में ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। ठीक है, उद्दीपन की तीव्रता में। नेक्स्ट है सीखने के प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कई बार आपके विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास एवं भूल सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। आप देख रहे हैं कई बार रिपीट हो चुका है और कई प्रकार की टेट एग्जाम्स में भी आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो किसके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है, डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है
5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो किस सिद्धांत का उदाहरण है ये? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश को से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक पावलोव थे। ठीक है। नेक्स्ट है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? पावलोव ने किया था। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया? स्किनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? अभिक्रमायोजित का अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन कैसा होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? तो पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन ये भी नहीं है। शारीरिक दंड ये भी पुनर्बलन नहीं है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन ये भी नहीं है। तो इसमें से हमारा कोई भी पुनर्बलन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड के अंतर्गत आता है मित्रों के द्वारा उपहास। ओके। नेक्स्ट है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक संज्ञानात्मक संकार्य है, संज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वन मानुषों पर प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? गेस्टाल्टवाद करता है। नेक्स्ट है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने अंतःदृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया था। ठीक है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ओके।
नेक्स्ट है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सूझ द्वारा किसने? कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर किससे संबंधित हैं? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, क्या प्रस्ताव है जीन पियाजे के सिद्धांत का? कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो किसको करता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो क्या नहीं कहा जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता, ये पियाजे ने कहीं नहीं कहा। गुणात्मक चरणों में होता है, सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, सही है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये सब सिद्धांत पियाजे ने दिए हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये सिद्धांत पियाजे का नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 साल। तो 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसी को पाक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है, जी जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन एवं नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है। समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण से के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को
डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो क्या करेंगे? आत्मसात्करण करेंगे। ठीक है, तो आंसर बी राइट होता है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को क्या करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया? तो डैश कर लिया, तो डैश में हम क्या भरेंगे? समायोजित कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें संधारण वर्गीकरण करने की योग्यता, तो ये हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसके विचार में ये कथन है? तो पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में अब बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन, यानी जो वर्तमान नॉलेज ज्ञान है उसमें नई जानकारियों को समायोजित करना, शामिल कर लेना समायोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा? तो ये 2 से 7 साल की अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के बच्चे जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ये कौन सी अवस्था होती है? हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ओके, नेक्स्ट है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों को संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये हमारा हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। तो सहयोग की नैतिकता से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन शुरू कर देता है तो वो अवस्था होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। तो ये इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के से किस में भिन्न होता है? प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि मात्रा के। ठीक है, उनका जो सोचने का प्रकार होता है वो भिन्न होता है बजाय कि मात्रा के। ओके, नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है, बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ये क्योंकि ये संवेदी गामक अवस्था होती है, इंद्रियों के प्रयोग से बच्चा
0 से 2 साल तक की अवस्था तक, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण से तात्पर्य है, समविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है, से तात्पर्य है चिंतन के नए तरीकों का समावेशन और पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। ठीक है। नेक्स्ट है वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह किस अवस्था में होता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तब वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में सही कथन है। कब सोच सकता है बच्चा, तो मूर्त संचालन प्रक्रिया में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा वस्तुओं के बारे में या घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसे संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को। ठीक है, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए, इसके समायोजन से तात्पर्य है। ठीक है। नेक्स्ट है एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंगों को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, किसका उदाहरण दिखाता है ये, सम्मिलन का। ठीक है, क्योंकि बच्ची जो है पतंग को चिड़िया समझ रही है। ठीक है, क्योंकि उसने पतंग तो देखी नहीं होती। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है, कहलाता है। तो बच्चा जब संवेदना के आधार पर दुनिया को समझने लगता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, संवेदिक मोटर अवस्था होती है। ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु स्थायित्व को किस चरण पर प्राप्त कर लेता है, संवेदी प्रेरक चरण पर। ठीक है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा है, तो ये सामाजिक गतिविधि है। ठीक है। नेक्स्ट है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो मौखिक संवाद को क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ठीक है, तो इधर भी वाह आया है, इधर भी वाह आया है, जबकि पियाजे आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी जिससे कहते हैं हम,
एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें बच्चों को थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? समवयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ओके, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक आनोन्य क्रिया। ओके, नेक्स्ट है, के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे आप? सहयोगी प्रोजेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो किस पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक पक्ष की उपेक्षा होती है। ठीक है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया पर दिया है उन्होंने सिद्धांत, तो उन्होंने महत्वपूर्ण कारक समाज को ही माना है, इसीलिए सामाजिक भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। ओके, नेक्स्ट है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो ये होता है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस बारे में क्या कथन सही होगा? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, जबकि लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPT, जिसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसका प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका प्रत्यय दिया था वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है, बेहतर होता है। ओके, नेक्स्ट है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो क्या है, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ओके, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है। तो यह किस बात का संकेत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। तो जब हम जब किसी कार्य को यांत्रिक तरीके से करते हैं और बार बार करते हैं तो उसमें थकान का अनुभव जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम के पठार का कारण क्या नहीं है, हमारा विद्यालय का असहयोग, ये हमारा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। नेक्स्ट है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसके लिए क्या करना होगा। तो शिक्षक को इसके लिए क्या करना होगा, कि ये सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ये जो अधिगम में पठार आ जाता है तो उसके कारण संभवतः हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है। तो ये सीखने का पठार होता है, यानी जब हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, तो वैसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, सीखने का पठार, यानी अवरुद्ध हो जाती है सीखने की प्रक्रिया हमारी। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इस क्रम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो विश्लेषण के लिए कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है, अंतर करना। विश्लेषण में हम क्या करते हैं, अंतर ही तो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं हमारे, बालकों में विषय का ज्ञान और उसका मानसिक विकास करना, ये हमारे दो प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। तो प्राइमरी शिक्षा किस पर बल देती है, बोध का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। तो कौन सा विकल्प असंगत है, आत्मानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है, अच्छा नागरिक बनना, सही है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, सही है, और व्यवहारिकता का निर्माण करना, सही है, मतलब सभी राइट हो जाते हैं। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपके अनुसार शिक्षण है, शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक कला है कि एक कौशल है, क्या है। तो एक प्रक्रिया नहीं है हमारी, ये कला है और कौशल है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी राइट हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं? शिक्षक भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, शिक्षार्थी भी होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य क्या है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, सही है। सकारात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करना, सही है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी राइट है। तो हमारे लेकिन अरुचि उत्पन्न करना ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए राइट हो जाता है। 1 2 3 ये हमारे सही हैं। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? ठीक है, तो इसमें मनोगत्यात्मक गतिविधि कौन सी? तो खेलने में वो मानसिक क्रिया का प्रयोग करता है। तो खेलने में मानसिक और गति दोनों का प्रयोग हो रहा है। गेंद फेंकने में भी वो मानसिक और गतिक दोनों रूप से, और लिखने में भी मनोगत्यात्मक गतिविधि है, लेकिन कौन सी नहीं है? सोचने में केवल वो मानसिक क्रिया कर रहा होता है, लेकिन गति का भी क्रिया नहीं गति क्रिया नहीं होती है, इसलिए मनोगत्यात्मक के अंतर्गत नहीं आएगा, ये मानसिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। ओके। नेक्स्ट है, संप्रेषण होना चाहिए। तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए, और समयबद्ध होना चाहिए। मतलब उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ है। तो संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या है? सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, शिक्षक और छात्रों के बीच वार्तालाप करना। तो इनमें से कोई भी हमारा जो है संप्रेषण का वास्तविक अर्थ नहीं है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, तो इसमें आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके। नेक्स्ट है, सामूहिक संप्रेषण का गुण है। तो सामूहिक संप्रेषण का गुण क्या है? यह विधि सरल एवं सस्ती है, यानी एक ही टाइम में हम कई लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, सही है। छात्रों में नेतृत्व कुशलता का विकास करती है। तो ये सभी सही हैं, अतः उपरोक्त सभी डी नंबर सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? हमारे संप्रेषण होते हैं 2 प्रकार के, व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संप्रेषण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो संप्रेषण के मुख्य घटक हमारे प्रेषक है, माध्यम है और प्रापक है। ठीक है, तो ये हमारे उपरोक्त सभी हो जाते हैं, तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है, संप्रेषण के प्रमुख घटक। ओके, चलिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे होते हैं। तो जब वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो वो प्रभावी तरीके से सीखते हैं। ठीक है, सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना कब समृद्ध हो सकता है? जब वास्तविक दुनिया से के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशील उपाय क्या है?
तो अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशील उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ओके, क्योंकि जब इंटरेस्टेड होंगे स्टूडेंट तो वो अपने आप अनुशासित रहेंगे। उनको दंड देना गलत है। नेक्स्ट, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यानी उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जब आप बताएंगे तो वो अपने कक्षा में अपने आप इंटरेस्टेड होने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक के लिए क्या उचित है? प्रश्न पूछना। ठीक है, तो जब प्रश्न पूछते रहेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई पर। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। कुछ एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम इससे हो रही है तो इस बारे में उनको बातचीत करनी चाहिए शिक्षक के साथ, और उन्हें विश्वास रखना चाहिए शिक्षक पर कि जो हमारे टीचर्स कर रहे हैं तो वो बच्चे के भले के लिए ही होगा। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो क्या सबसे बेहतर तरीका हो सकता है? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग करके हम उन्हें सिखा सकते हैं प्रभावी तरीके। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है? सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। ठीक है, प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? कथन कैसा है हमारा? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्योंकि बच्चे हर प्रकार से सीखते हैं, अपने बड़ों से भी सीखते हैं, अपने साथियों से भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, शिक्षक को क्या चाहिए वैयक्तिक विभिन्नता से निपटने के लिए? बच्चों से बातचीत करना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या करना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता है अगर क्लास में तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध करा के विभिन्न वैयक्तिक विभिन्नताओं को नेक्स्ट है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो किस आधार पर किया जा सकता है? यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो प्रभावी अधिगम को किस प्रकार बढ़ा सकती है? वो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ओके, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। नेक्स्ट है शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो शिक्षण सबसे अधिक कब प्रभावी होता है? जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। तो आंसर नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो कैसे कार्य करना चाहिए? एक प्रजातांत्रिक भूमिका के रूप में काम करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट है एक बालक अधिक सीखता है यदि कब अधिक सीखता है? यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। मतलब कुछ करके अगर बच्चा सीखता है तो वो ज़्यादा जल्दी सीखता है और अच्छे से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। तो क्या चीज़ का प्रयास करता है कक्षा कक्ष में शिक्षक? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। तो सभी प्रयास करता है एक शिक्षक कक्षा कक्ष में। तो आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि कब अधिक प्रभावी हो सकता है? जब वो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो किसे बेहतर मानेंगे? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जब बच्चे कुछ करके सीखते हैं तो उससे
जल्दी सीखते हैं और अच्छा बेहतर तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सिम्पसन ने कहा था। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझकर। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ों को समझकर सीखते हैं तो वो ज्ञान हमारा स्थायी होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो जब बच्चे करके सीखेंगे तो उनकी रुचि भी बनी रहेगी और अच्छे से सीख भी पाएंगे। नेक्स्ट है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या हो सकता है? कैसे ये पुनर्बलन, ये एक प्रकार का पुनर्बलन है, लेकिन ये कैसा पुनर्बलन है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो एक आदर्श अध्यापक में एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला कौन सा गुण? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण सही है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सही है, और विषय वस्तु पर अधिकार सही है। अतः आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है, उपरोक्त सभी। ओके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? तो छात्र में क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण के सूत्र, इस विषय में अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है हमारा? निगमन से आगमन की ओर, ये हमारा शिक्षण का सूत्र नहीं है। नेक्स्ट है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो क्या हमारा शामिल है? तो निगमनात्मक तर्कणा में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक, नियम से उदाहरण की ओर। तो इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, तो सामान्य हमारे नियम की तरफ जाते हैं और विशिष्ट उदाहरण। ठीक है।